Assalamu alaikum, my dear students. I hope you're fine and doing well. So, dear students, today we are going to start our second lecture on chapter number 3, that is atomic structure. In chapter number 1, we have already discussed so far many things, like हमने क्या डिस्कस किया था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि पहले एटम को कहा जाता था कि ये सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन जब हमने उसको फर्दर स्टडी किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उस पर किए गए, तो पता चला कि उसके अंदर भी फर्दर उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास हमने देखा क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमने ये देखा कि इनकी डिस्कवरी ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था कि किस एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी। फिर हमने उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट को डिटेल डिस्कस किया था, जिससे हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चला। उसके बाद हमने गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट को, जिसमें उन्होंने बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब भी यूज़ की थी, स्टडी किया था, जिसमें हमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी। सो इन टुडे lecture we are going to start with the radioactivity कि radioactivity basically होती क्या है, इसकी definition क्या है। So radioactivity is the spontaneous emission of radiations by an element due to the splitting of atomic nuclei। यानी radioactivity basically क्या है, आपके पास किसी भी एटॉमिक न्यूक्लाई में से खुद ब खुद इमिशंस ऑफ रेडिएशंस, मतलब रेडिएशंस का खुद ब खुद निकलना किसी भी एलिमेंट से, वो कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। अब होता क्या है बेसिकली कि जो आपके एटम का न्यूक्लाई होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें आपके पास क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके अंदर उसकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी उसका टूटने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, और उस न्यूक्लाई में ब्रेकडाउन के प्रोसीजर की वजह से जो उसमें से रेडिएशंस खुद ब खुद निकलना शुरू होती है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रेडियो एक्टिविटी। These radiations are called radioactive rays, and the elements that emit these rays are called radioactive elements. So basically ये जो रेडिएशंस का निकलना है, इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिविटी रेज कहते हैं। और इस तरह के एलिमेंट जो ये रेज एमिट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। सो बेसिकली देखें, अगर इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि किस तरह से एक, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो उसमें खुद ब खुद ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो रहा है दूसरे एटम में, और उस कन्वर्जन के नतीजे में ये कुछ आपको सिंबल्स नजर आ रहे होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। दिस सिंबल्स आर रिप्रेजेंटिंग द रेडियोएक्टिव रेज। यानी ये जो आपको यहाँ भी न्यूक्लियस के साथ ये कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा, इसे हम कहते हैं, ये बेसिकली इन रेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जब आपके किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई की ब्रेकडाउन होती है, तो उसमें से इस तरह की रेडिएशंस आपको निकलते हुए नजर आती हैं, जिनको बाद में चल के नाम दे दिया था अल्फा, बीटा, गामा। so far you have to just consider one thing, आप उसकी डेफिनेशन पे फिलहाल फोकस रहें कि रेडियो एक्टिविटी को हम कहते क्या है। फिर इसकी फर्दर डिटेल्स को हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको फर्दर क्लियर होता जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी रेज हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से वेरी करती है। सो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की भी बेसिकली दो टाइप्स पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो गौर ख़ास बात है वो क्या है कि यहाँ पर हमें नाम से ही आइडिया हो रहा है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि जो नेचर से पाई जाए, खुद ब खुद हो। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ नेचुरली नहीं है, आप उसको खुद से इंड्यूस करवा रहे हैं, यानी आर्टिफिशियली, आप आर्टिफिशियली खुद से करवा रहे हैं। नेचुरली यानी बाय नेचर वो ऐसी ना हो। तो आपको नाम से थोड़ा बहुत तो आइडिया हो रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, तो हम इसकी फर्दर डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, the spontaneous, natural, continuous and stepwise disintegration of elements resulting in the emission of invisible radiations to give stable end product is called natural radioactivity। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है केमिस्ट्री में या आप नेचर में भी देखें, तो कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं रहती, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है।
तो केमिस्ट्री में भी अगर कोई आपका एटम अनस्टेबल हो तो वो किस तरफ जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ कायम रहना चाहेगा ना। कोई भी चीज़ टूटना ख़त्म होना नहीं चाहती, दुनिया में भी ऐसा है, कोई चीज़ ख़त्म होना नहीं चाहती, हम लोग भी क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, कायम रहें। इसी तरह से एटम्स भी क्या होते हैं, वो अनस्टेबिलिटी को पसंद नहीं करते, अनस्टेबल नहीं रहते, वो कहाँ जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसी तरह से जब खुद ब खुद नेचुरली और स्टेप वाइज किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लाई में से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो, यानी उसका न्यूक्लाई में से खुद ब खुद रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाएं। क्यों निकलेंगी वो रेडिएशंस? क्योंकि वो न्यूक्लाई कहीं ना कहीं अनस्टेबल होगा और वो कहाँ जाना चाह रहा होगा, स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ। तो इस तरह के प्रोसेस को जब हमें स्टेबल एंड प्रोडक्ट मिल रहा हो उसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यानी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ने खुद ब खुद इमिट की रेडिएशंस और देन वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल एंड प्रोडक्ट में। तो इस तरह की रेडियो एक्टिविटी जब भी आपको नजर आएगी, यानी तो आप उसको क्या कह देंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। बिकॉज वहां से आपने कुछ भी इंडक्शन नहीं की, उस एटम के न्यूक्लियाई ने इटसेल्फ क्या किया, खुद को स्टेबल करने के अपने लिए अपने अंदर से क्या निकाली, रेडिएशंस को निकाला और खुद को कन्वर्ट कर लिया एक स्टेबल प्रोडक्ट में। जबकि अगर हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो कुछ ना कुछ इससे अपोजिट हो रहा होगा, डेफिनेटली अपोजिट होगा, क्योंकि नाम ही शो कर रहा है कि आर्टिफिशियल मीन इंडक्शन होगी कहीं ना कहीं। Converting stable atoms into radioactive atoms by bombarding their nuclei with a high energy particles like alpha particles is called artificial radioactivity। यानी जब आप खुद से क्या कर रहे हो, आपके पास एटम तो स्टेबल हो लेकिन आप चाह रहे हो कि आप उसको एक दूसरे फॉर्म में ले जाएं, यानी आप उसमें खुद से रेडियो एक्टिविटी का प्रोसीजर करवाने चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से करेंगे। अब वो एलिमेंट आपके पास रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप उस एलिमेंट से रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस लें, तो आपको उस एलिमेंट को फर्स्ट कन्वर्ट करना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे बनेगा कि जब आप उस स्टेबल एटम को बम्बार्ड करवा देंगे हाई एनर्जी पार्टिकल्स से का। अब वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, हीलियम। हीलियम का जो एटम है वो बेसिकली आपके पास अल्फा पार्टिकल कहलाता है, हीलियम एलिमेंट का। तो इस तरह के प्रोसीजर में, यानी जब आपने एक स्टेबल एटम को बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल के साथ, तो जो आपको उसके नतीजे में एक एलिमेंट मिलेगा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा और उसमें से इमिशन स्टार्ट होगी। और इस तरह के प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मीन यू हैव कन्वर्टेड योर स्टेबल एटम इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो आपका एक स्टेबल एलिमेंट था आपने खुद से उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट किया और रेडियो एक्टिव एलिमेंट फिर क्या करेगा, डेफिनेटली वो इमिशंस करेगा और रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करेगा। So this is the basic difference between the natural radioactivity and artificial radioactivity. Mean in artificial radioactivity we are inducing by ourselves, हम खुद से इंड्यूस करवा रहे हैं किसी भी स्टेबल एटम को, स्टेबल एलिमेंट को कन्वर्ट करवा रहे हैं हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। जबकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में नेचुरली बाय नेचर जो है कोई एलिमेंट अगर वो अनस्टेबल है तो वो इमिशन करके अपने आप को कहाँ लेके जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ। सो डिस्कवरी ऑफ रेस। अब हमें यहाँ तक ये तो पता चल गया कि एक न्यूक्लाई है, अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है तो इसमें से रेस निकलेंगी। लेकिन अब वो रेस क्या होती हैं, किस तरह की नेचर होती है, हम उसको देख लेते हैं। दिस रेडियोएक्टिविटी रेस वर डिस्कवर्ड बाय मिस्टर एंड मैडम क्यूरी। तो इन रेस को फर्स्ट किसने डिस्कवर्ड किया था, मिस्टर एंड मैडम क्यूरी ने। उन्होंने क्या देखा, they were able to isolate radium from pitch black and radium was giving out invisible rays। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, पिच ब्लैंड, बेसिकली जो हमारा एक यूरेनियम एलिमेंट है
उसमें से रेडियम को आइसोलेट किया था। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास और फॉर्म में था। और किससे कहते हैं कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म में हो, आपके पास प्योर फॉर्म में ना हो। तो उन्होंने फर्स्ट बेसिकली क्या किया, उसमें से प्योर फॉर्म रेडियम की निकाली, रेडियम एलिमेंट की, और उन्हें पता चला कि उसमें से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही है। सो टाइप्स ऑफ रेस, यानी यहाँ तक जो हमने बात की वो हमने ये बात की कि डिस्कवरी ऑफ रेस किसने कर दी, मिस्टर एंड मैडम क्यूरी ने। और उन्होंने की किसकी मदद से, जब उन्होंने रेडियम को आइसोलेट कर लिया पिच प्लांट से, क्योंकि ये रेडियम क्या दे रहा था, इनविजिबल रेज। अब वो इनविजिबल रेज क्या थी, कितने टाइप्स की थी, उसको भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप यही सपोज कर लें, जो आपको ये डायग्राम दिखाई जा रही है, ये रेडियम का एटम है। अब इसमें से आपको कितने टाइप्स की रेडिएशन निकलती हुई नजर आ रही है, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल, सेकंड बीटा पार्टिकल एंड थर्ड गामा पार्टिकल्स। अब ये देखें, अगर इस डायग्राम में भी आप इसको गौर करें तो इन रेडिएशंस की मूवमेंट भी आपको अलग अलग, ये एक रेडिएशन जा रही है, एक रेडिएशन ये जा रही है, और एक रेडिएशन ये जा रही है। अब गौर और खास बात क्या है, ये रेडिएशन कौन सी है, ये रेडिएशन कौन सी है, ये रेडिएशन कौन सी है, मीन ये क्या टाइप्स है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह की नेचर है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली फर्स्टली द टाइप्स ऑफ रेस, हमारे पास रेस होती कितने टाइप्स की है, तो हमारे पास तीन टाइप्स की रेस पाई जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है अल्फा रेस, सेकंड हमारे पास होती है बीटा रेस एंड थर्ड हमारे पास होती है गामा रेस। सो वी विल डिस्कस दिस रेस वन बाय वन, कि क्या होती हैं, किस तरह डिस्कवर्ड हुई, और इनकी एक दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सेपरेशन ऑफ रेस, Rutherford used a simple method for the detection and separation of radiations. हमने ये तो देखा कि जब भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा, उसमें रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस होगा, तो इसमें एमिशंस ऑफ रेडिएशंस होंगी। लेकिन अगर हमें उसे स्टडी करना है, सो डेफिनेटली वी हैव टू सेपरेट दिस रेडिएशंस। हम वन बाय वन ही स्टडी करेंगे ना। तो सबसे पहले जिसने ये इनिशिएटिव लिया वो कौन थे, वो रदरफोर्ड थे। उन्होंने एक सिंपल मेथड यूज किया इनकी डिटेक्शन और सेपरेशन के लिए। अब वो क्या मेथड था, he placed a piece of radioactive substance radium in a lead box. The rays emitted by radioactive substance were allowed to pass through two opposite charged plates as shown in the figure. आपको ये फिगर नजर आ रही है, तो बेसिकली इस फिगर को अगर आप गौर से देखें, ये आपके उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है जो रदरफोर्ड साहब ने किया था। इन्होंने किया क्या था बेसिकली, कि जो इनका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम था, उसको इन्होंने एक लेड बॉक्स में रखा, रेड ब्लॉक में रखा, और उसमें एक स्मॉल ओपनिंग रख दी। उस स्मॉल ओपनिंग की मदद से क्या हुआ कि उसके बसाइड उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चार्ज इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड किया। जब ये रेडिएशन इसमें से आ रही थी, तो यहाँ पर जब चार्ज इन्वायरमेंट था, यानी एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, तो इन रेडिएशंस ने डाइफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। मीन इसमें से कुछ रेडिएशन जो थी वो टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मूव कर गई, जबकि कुछ रेडिएशंस टूवर्ड नेगेटिव प्लेट मूव कर दी, और जबकि कुछ रेडिएशंस ने कुछ नहीं देखा और वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। सो स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हमेशा यूनिवर्स में अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो अगेन अगर आप उस चीज़ को अपने माइंड में लाएं, तो आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यकीनन ये जो बीटा रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज हो सकती हैं, इसीलिए ये कहाँ अट्रैक्ट कर गई, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। और हमारे पास ये जो अल्फा रेज हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होंगी, तभी ये कहाँ मूव कर गई, किसकी तरफ मूव कर गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ। और अगर आप सेंटर में देखें तो ये गामा रेज है, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको पॉजिटिव चार्ज से फर्क पड़ा है ना उसको नेगेटिव चार्ज से फर्क पड़ा, बल्कि वो स्ट्रेटली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधी मूव कर गई है। सो बेसिकली यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हुआ क्या, कि जो ये रेडियोएक्टिविटी रेज, जो रेडियोएक्टिव रेज है आपके पास तीन टाइप्स की, जो आप कलेक्टिवली स्टडी कर रहे थे, अब उन्होंने उसको सेपरेट कर लिया है। बीटा रेज अलग हो गई, गामा रेज अलग हो गई और अल्फा रेज अलग हो गई।
ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा, द रेज बेंडिंग टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड और कॉल्ड बीटा रेज। यानी जो आपकी रेज बेंड हो रही थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, वो नेगेटिव चार्ज थे, इसलिए वो क्या कहलाएं, बीटा रेज। The rays bending toward the negative charge plate carry the positive charge and are called alpha rays। यानी वो रेज जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई उन पे पॉजिटिव चार्ज था और उनको क्या कहा गया, अल्फा रेज। While rays which remain undeflected carry no charge and are called gamma rays। और ऐसी रेज जो किसी भी चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई वो न्यूट्रल थी, यानी उन पे कोई चार्ज नहीं था, और उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, गामा रेज। अब हम इन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, किसी भी एलिमेंट में से स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है, रेडिएशंस निकलती हैं। उन रेडिएशंस को सेपरेट किया रदरफोर्ड साहब ने, और रदरफोर्ड साहब ने जब उसको सेपरेट किया तो हमें पता चल गया कि इनमें चार्जेस का डिफरेंस है। फिर हमने अब जो स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है कि इन रेस की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिससे ये एक दूसरे से वेरी करती है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस। अल्फा रेज आर पॉजिटिवली डबल चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। अल्फा रेज क्या होती है, बेसिकली आपके पास ये हीलियम पार्टिकल्स होते हैं और डबली चार्ज होते हैं, इन पर डबल चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज 2+ चार्ज पाया जाता है। दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव पोल व्हेन सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये कहाँ मूव कर गई थी, जब हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था रदरफोर्ड के कि ये मूव कर गई थी नेगेटिव पोल की तरफ जब इनको प्रोवाइड किया जाएगा मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। Deflection towards negative pole of magnets show that they are positively charged, that is they are protons। अच्छा, अब यहाँ पर जो और ख़ास बात है वो ये है कि जब ये डिफ्लेक्ट कर रही है नेगेटिव पोल की तरफ तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह के पॉजिटिव चार्ज को हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हमने कहाँ स्टडी किया था, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के वक्त, कि जब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमने स्टडी किए थे तो हमने उनको क्या नाम दिया था, प्रोटॉन्स। तो इन्होंने यहाँ पर यही आइडिया होता है कि जब रेडियो एक्टिविटी भी होती है तो उसमें बेसिकली ये जो हमारे पास अल्फा रेज आ रही होती है ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं उस एलिमेंट के। Their size is bigger and speed is low। इनकी साइज बड़े होते हैं लेकिन स्पीड इसकी लो होती है, कम पाई जाती है। Their penetration power in air is very small, it is only 1 to 2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो अगर ये पेनिट्रेट करना चाहेंगे यानी आर पार होना चाहें, घुसना चाहें, तो इनकी हवा में पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। कितनी होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर, 1 to 2 सेंटीमीटर। They ionize air and their ionized power is high। ये क्या करते हैं, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, सो डेफिनेटली अगर ये एयर में होंगे और वहाँ आपके पास मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं तो ये उसको आयनाइज कर देता है, यानी फर्दर उनको भी चार्जेस में आइंस में चेंज करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत होती है। यानी एक आयन ने फर्दर आयनाइजेशन करवा दी, यानी फर्दर जो उसको पार्टिकल्स मिलेंगे उनको भी वो चार्ज करता जाएगा। तो हवा के अंदर ये आयनाइजेशन करवाने की एबिलिटी रखता है, यानी हवा में जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ये फर्दर आयोनाइज कर सकता है। When they fall on fluorescent screen, they give bright flashes। जब ये किसी भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन यानी ऐसी स्क्रीन पे पड़ते हैं जो ग्लो कर सकती है तो ये ब्राइट फ्लैशेस देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। दिस रेज आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बीटा रेज भी हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, यानी अगर इनको आप कोई चार्ज इन्वायरमेंट दें तो ये वहाँ पे मूवमेंट शो करेंगी टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और जहाँ से इनका सेम चार्ज होगा वहाँ से रिपेल कर जाएगी। तो अट्रैक्शन ये अपनी अपोजिट पे करेगी और जहाँ इनको सेम होगा ये भी क्या करेंगी, वहाँ से रिपेल करेंगी। Their deflection towards positive pole indicates that they are negatively charged। जब हम इसको ऐसा इन्वायरमेंट दें जो चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कहाँ मूव कर जाती हैं, पॉजिटिव पोल की तरफ, और ये हमें बताता है कि इन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। वेलोसिटी ऑफ दिस रेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इनकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होती है।
दे हैव स्मॉल साइज एंड हाई स्पीड, इनका साइज स्मॉल होता है इसी वजह से इनकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होती है. दे हैव ग्रेटर पावर टू पेनिट्रेट. अब देखें वहां पर जो हम देख रहे थे कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी तो इतनी पेनिट्रेशन पावर नहीं थी, लेकिन इन कंट्रास्ट अगर हम बीटा रेस को देखें तो उनकी पेनिट्रेशन पावर जो है मेटल्स के अंदर वो ज़्यादा होती है. दिस रेज आयनाइजेस गैस टू लेसर एक्सटेंट, और इन रेस में आयनाइज करने की एबिलिटी कम होती है. यानी अगर हम अल्फा पार्टिकल्स के कंट्रास्ट में देखें तो वहां पर क्या थी, ज़्यादा थी, और यहाँ पर क्या है, कम है. तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ऑल्दो ज़्यादा होती है मेटल्स में, लेकिन इनकी आयनाइजेशन जो एबिलिटी है वो क्या होती है एज कम्पेयर टू हीलियम या आपके अल्फा पार्टिकल्स कम होती है. सो इफ़ यू फोकस ऑन दिस डायग्राम, दिस इज बेसिकली शोइंग कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस दिखाने की कोशिश की गई जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, और इसमें से आपको कुछ इसके अराउंड बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव होते नजर आए. तो बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. जब हम पॉजिटिव की बात करते तो हमने कहा वो प्रोटॉन से रिजेंबल है, प्रोटॉन्स है. तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये किससे रिजेंबल या क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इनको इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं. Being relatively heavier particles, they cannot pass through solids. क्योंकि ये थोड़े heavy particles होते हैं इसलिए ये solids में से pass नहीं हो सकते. Properties of gamma rays, that is our last is, क्योंकि इसमें तीन ही rays आती हैं हमारे पास, alpha, beta, gamma. So far we have discussed about alpha particles properties, alpha rays properties, gamma rays properties, and now we are going to discuss about gamma rays properties. These rays do not consist of particles. ये particle nature नहीं रखती. They carry no charge, और इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता. They are not deflected by electric और magnetic field. और हम ये देख भी चुके थे जब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ ऐसी रेज भी थी जिन्होंने किसी भी चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं करी थी, बल्कि वो स्ट्रेट मूव कर गई थी. मीन वो डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर, और ये चीज़ किस चीज़ को शो कर रही थी कि उन पर कोई भी चार्ज नहीं है. Their speed of traveling is equal to that of light, और इनकी traveling speed जो है वो light की speed के बराबर होती है. यानी they are very much have velocity of their velocity is almost equal to the velocity of light. आपकी जो light की velocity है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इन particles के इन rays की velocity भी जो है basically वो light की velocity की बराबर होती है. दे आर वीक आयनाइजर्स ऑफ गैस, ये गैस के लिए बहुत ही वीक आयनाइजर का काम करते हैं. यानी गैसेस को इजीली आयनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे कि ये खुद से चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली ये आगे भी जल्दी से जाके आयंस प्रोड्यूस नहीं करवा सकते. तो ये वीक आयनाइजर्स होते हैं. Due to high speed and non-material nature, they have great power of penetration through solid. लेकिन क्योंकि ये high speed रखते हैं, बहुत ही तेजी से जाएंगे और पेनिट्रेट कर जाएंगे. यानी जब उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो बहुत स्पीडली मूव कर सकते हैं, तो वो किसी भी चीज़ में से बहुत ही नाइसली, बहुत ही ग्रेटली उसमें से किसी भी सॉलिड में से पेनिट्रेट कर जाएंगे, स्पीड से उसको चीरते हुए चले जाएंगे. यानी so we have discussed about the topic radioactivity. हमने रेडियोएक्टिविटी को डिस्कस कर लिया, हमने उसकी रेडियोएक्टिव रेस की टाइप्स भी डिस्कस कर लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. अच्छा, अब यहाँ पर आपके माइंड में एक बात ज़रूर आनी चाहिए कि भाई हमने लास्ट लेक्चर में तो हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को स्टडी कर रहे थे, देन अचानक से रेडियोएक्टिविटी का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया. मतलब कुछ लिंक होगा. सो यस, देयर इज अ लिंक, क्योंकि जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी वो रेडियो एक्टिविटी की मदद से ही की गई थी. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक एक्सपेरिमेंट. न्यूट्रॉन was discovered during artificial disintegration process by James Chadwick in 1932. जेम्स चैडविक जो थे वो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को स्टडी कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी इन 1932. एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया था उन्होंने,
when beryllium bombarded with the fast moving alpha particles generate particles with a no charge. दिस पार्टिकल्स वर न्यूट्रॉन. उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जब उन्होंने बेरिलियम एटम को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स के साथ, तो उन्हें क्या नज़र आया कि वहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स जनरेट हुए जिन पर कोई चार्ज नहीं था, और इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया? न्यूट्रॉन. यानी आप देखें कि उन्होंने इस बेरिलियम को रेडियोएक्टिव एलिमेंट बनाया फर्स्ट हीलियम की बम्बार्टमेंट से, उससे वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कार्बन, और उसके साथ उन्हें इमिशन नज़र आई यहाँ पे कुछ पार्टिकल की जिस पे कोई चार्ज नहीं था, और वो क्या था? हमारे न्यूट्रॉन, यानी थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम. Conclusion. Chadwick put forward the suggestion that these penetrating radiations were due to material particles with mass about equal that of an atom of hydrogen but carry no charge. तो चैडविक ने ये सजेशन दिया कि यहाँ पर कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन नज़र आई हैं, मटेरियल पार्टिकल है जिनका मास, जिनका वजन तो तकरीबन एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. तो अगर आप इन डायग्राम्स को गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी दिखाई थी कि ये आपके एटम का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में. इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं और ऑर्बिट्स में अराउंड इनके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो इन न्यूक्लियस आपके पास क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड इन ऑर्बिट्स क्या आपके होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अगर इस डायग्राम में भी देखें तो ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड कंटिन्यूसली घूम रहे हैं. सो अगर इस डायग्राम में भी देखें तो आपको नजर आ रहा होगा प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि आपके न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं है. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स. इट कैरी नो चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाते, मीन नो चार्ज. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर आप अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे. मास नंबर किसको कहा जाता है? मास नंबर कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, जबकि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? जो जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं. तो अगर कोई भी एलिमेंट या आइटम आपके पास हो तो इसका एटॉमिक मास एक होता है और एक उसका एटॉमिक नंबर दिया जाता है आपको. तो जब आप उस मास नंबर या एटॉमिक मास में से उसके एटॉमिक नंबर को माइनस करवा देते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास अगर हीलियम एटम की मैं बात करूं तो इसका मास नंबर आपके पास क्या था? 4, और इसका एटॉमिक नंबर क्या था आपके पास? 2. आप 4 में से माइनस करवा देंगे 2, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2, यानी दैट इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. उसके अंदर यानी हीलियम एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? 2. तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपको किसी भी एटम में से उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? उसका मास नंबर देखेंगे, मास नंबर में से उसके एटॉमिक नंबर को माइनस करवा देंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को. The mass of the neutron is the sum of the mass of proton and electron. जो आपके पास मास यानी वजन जो है वो न्यूट्रॉन का वो किसके बराबर होता है? जब आप प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के मास को सम कर दें. यानी अगर आप अपने न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करना चाहें तो आपको उसके प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास को एड ऑन कर दें तो आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएगा. So friends, this is all about the discovery of neutron and the properties of neutron. अगर आप इसको फर्दर देखना चाहें तो इस वीडियो लिंक में आप इसको फर्दर देख सकते हैं. आपकी स्लाइड्स में डिफरेंट वीडियो लिंक्स मैंने इसीलिए शेयर किए हैं कि अगर आप उसको फर्दर विजुलाइज करके समझना चाह रहे हो तो आप इन वीडियो लिंक्स को ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. So friends, this is all about our lecture number 2. I hope आपको समझ में आया होगा और एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.